वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 जनवरी को जो आपका कांस्टेबल ड्राइवर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे। इसके पहले एक अपलोड कर दिया है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल एग्जाम टाइप का है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय से। ठीक फ्रेंड्स, तो फटाफट देखते हैं। चलिए, आप लोग गेस करते चलिएगा, इसका आंसर आप लोग भी टिक करते चलिएगा, फिर सही आंसर से मिलाते चलिएगा। आज का पहला सवाल आपका देखिए है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है गेस करते चलिएगा। पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी के किनारे आपका राउरकेला स्थित है। राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख ले। देखिए, एक प्रश्न में से आपको 2 या 3 प्रश्न आपको मिलेगा फ्रेंड्स, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। ऐसा नहीं कि हूबहू यही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा। तो देखिए, एक तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। ये भी पूछा जा सकता है। और देखिए, क्या पूछा जा सकता है कि राउरकेला का जो इस्पात संयंत्र है वहां पर इससे संबंधित है, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद में किस देश की सहायता से हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो देखिए, इसमें कितना सारा प्रश्न बना फ्रेंड्स, तो इस तरह से पढ़ाई करें। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टील सिटी राउरकेला किस नदी किनारे स्थित है? ब्राह्मणी नदी के कहाँ पड़ता है? तो आपको उड़ीसा में पड़ता है। और है कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र स्थापना हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, और किस देश की सहायता से? जर्मनी की सहायता से। ठीक है, तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। अगला सवाल आपका है कि बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है, जो बालों का ब्लीचिंग होता है उसमें क्या चीज का क्या प्रयुक्त होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? टॉप मोस्ट वीवाई सवाल है। तो लोकसभा में विपक्ष के किसी भी दल के नेता को मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 आपका कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? गेस करें, किसके है? राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री को? सवाल एक बार फिर से सुने कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1936, बी में 37, 38, 39। गेस करें फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, सवाल नंबर 6 को देखें कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? कोई अंग्रेज था फ्रेंड्स, उसको मतलब जहांगीर जो आपका मुगल सम्राट था उसे खान की उपाधि किसे प्रदान किया था? तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस को। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? ठीक है, तो देखिए इससे 2-3 प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले कि सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। कितने बार आक्रमण किया था? तो टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। तो 1025 में जब ये महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर को लूटा था या आक्रमण किया था, तो उस समय कौन था यहाँ का शासक? 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा भीम प्रथम था। ठीक है, याद रखिएगा, भीम प्रथम उस समय शासक था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस कीजिए किसको? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन को? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आपका जो हेनसंग भारत का भ्रमण किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो किस व्यक्ति के द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपको। देखिए इस तरह से कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कौन मतलब कि हर्षवर्धन वंश के कौन सा वो राजा था जो अपनी राजधानी थानेश्वर से लेकर के कनौज गया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज लेके गया था। चलिए, सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? देखिए, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग जो भारत की यात्रा किया था तो किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ सवाल दूसरा है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सब देखिए, सब पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, मथुरा था।
चलिए सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? विनाशक नदी किसे कहा जाता है? गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा, ताप्ती, गंडक या कोसी। तो देखिए कोसी को विनाशक नदी कहा जाता है और बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो दो तरह से सवाल पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, या तो फिर इस तरह से अगर प्रश्न रहे, इस निम्न नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है तो कोसी ही कहलाती है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें कि 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चलिए दो प्रश्न इसमें बन रहा है फ्रेंड्स आपका कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में क्या हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें। डिटेल में आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। तो ये भी याद रखिए, कभी कभी पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो अंग्रेज साम्राज्य को खत्म करने के लिए। कब? 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें भी 2-3 प्रश्न बन रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सवाल नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा और 19 दिसंबर को हो जाएगा। अब देखते हैं कि कब आजाद हुआ था। ये भी देख लें कि भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्या चीज? गोवा मुक्ति तिथि। यह उस दिन का प्रतीक है जब 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था। तो गोवा है जो भारत आपका पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। कितना डेट है? तो 19 दिसंबर को। तो इसीलिए 19 दिसंबर को आपको प्रत्येक वर्ष में अब क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट भी वही सवाल है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? गेस करें, इसका आंसर आप लोग सही करके बताएं। डचों का है, अंग्रेजों का है, पुर्तगालियों का है, फ्रांसीसियों का है? तो भारत में जो आपका प्रिंटिंग प्रेस देन है वो पुर्तगालियों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देख लें कि भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? गोवा में की थी। 30 अप्रैल 1556 को गेस पर कालेजा द्वारा लिखे गए पत्र में पुर्तगाल से लाई जा रही प्रिंटिंग मशीन का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, और सवाल इस तरह से पूछा है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है भारत में? तो आपका हो जाएगा पुर्तगालियों की। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, 15 नंबर सवाल को लेते हैं कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है वो भी देख लीजिए। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिए। एक बार फिर से देखिए सवाल को। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन सा है वो भी देख ले। तो विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, सभी को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था तो कब गाया था? कौन सा अधिवेशन में गाया गया था? तो 1996 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1996 में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फर्क पड़ जाता है फ्रेंड्स, इसलिए इस पे जब भी एग्जाम में देखिएगा तो इस पर ध्यान से पढ़िएगा। कहीं कहीं राष्ट्रीय गान दे देता है, राष्ट्रीय गीत देता है। तो राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान क्या है? तो हम लोग का जन गण मन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत सबसे पहले 1996 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? देखिए, तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तंतु को गर्म करके किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श अनंत होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में देख लें। जो सबसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभवांतर को मापने में किया जाता है। देखिए इसमें 3 सवाल बन रहा है, तीनों बहुत ही वीवीआई है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से देखिए क्या कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका अनंत होती है। अब वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद में क्या आता है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस तरह से लगाया जाता है? तो इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम से लगाया जाता है, ये भी याद रखें। उसके बाद में कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना सारा सवाल बना, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखे। किसी भी तरह से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। एक बार फिर देख लें। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितना होती है? अनंत होती है। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है और इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है?
क्या कहलाएगा तीसरा ध्रुव? 19 का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिणामी ध्रुव कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल को लेते हैं, सवाल नंबर 20 को लेते हैं। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है? 20 का राइट आंसर क्या होगा? जिसके द्वारा उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा कौन सा, तो याद रखें, उद्दीप्ति विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज कैसे किया जाता है? शल्य चिकित्सा ने बिना ऑपरेशन का कहा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 21 का क्या हो जाएगा, समझे, 21 का हो जाएगा लेजर के द्वारा, बिना ऑपरेशन का लेजर के द्वारा होता है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं कि प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन है? देखिए इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में 1 में 2 पूछा जाता है, तो गेस कीजिए क्या होगा। रेबिट और आवास, खाद्य की उपलब्धता, मानव गतिविधियां या पर्यावरण परिस्थितिकी। कह रहा है प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला, तो कौन तय करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव गतिविधियां, ठीक है। मानव गतिविधियां के कारण ही जो प्रकृति का संतुलन है जो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो मानव गतिविधियां, 22 का सी। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आपका है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, गेस करें। 23 का डेमोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? गेस करिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से। सवाल नंबर 25 को देखिए। सवाल नंबर 25 आपका है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ अस्थि में, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो आपका दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। किसमें? दीर्घ अस्थि में। सवाल नंबर 26 को देखें। साबूदाना किससे बनाया जाता है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो साबूदाना आपका साइकस से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, थोड़ा वक्त मिलता है उतना देर में आप फटाफट इसका आंसर गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे क्या आपको तैयारी का लेवल पता चलेगा। चलिए सवाल नंबर 27 है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन में यांगसांग, क्यांग, हुआंगो, आमूर, सालविन। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हुआंगो नदी को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? देखिए यहाँ पर सब नदी का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है। दजला गिरती है, जॉर्डन गिरती है, वोल्गा गिरती है, डेनमुख गिरती है। तो आपका जो सवाल नंबर 28 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, बाकी जो कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है। चलिए सवाल नंबर 29 को देखें कि कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बसरा। अब बसरा कहां पड़ता है ये भी याद रखिए, इराक में पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा शहर है दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो बसरा। बसरा कहां पड़ता है? तो इराक में पड़ता है। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी नदी तो आपका नील नदी है, चौड़ी नदी कौन सा होगा? तो अमेजन नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार का डेल्टा का निर्माण करता है? ये प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आप लोग जानते होंगे। तो ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करता है? ये आपका ज्वार नदमुखी बनाता है। चलिए सवाल नंबर 32 के देखें। सवाल नंबर 32 के मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाता है क्या कहलाता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाते हैं? तो सवाल नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर लाइन उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंटूर लाइन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा पूछा जा रहा है कहाँ, मानचित्र पर बनाए मंचित्र पर बनाई गई रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई पर, ठीक है। तो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाया जाएगा तो कंटूर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 आपका है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 का राइट आंसर क्या होगा गेस करिए। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। 30 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आइसोहाइट कहा जाता है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। सवाल नंबर 34 को देखिए। सवाल नंबर 34 है, समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समान वायुमंडलीय दबाव को। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर सवाल आपका है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? लंदन, एंटवर्प, रॉटरडम या हैम्बर्ग? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है। 35 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉटरडम को विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह माना जाता है, रॉटरडम। चलिए सवाल नंबर 36 को देखिए। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले
तीर्थंकर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको इसमें अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं कॉमन सेंस। अब कह रहा है जैन मतानुसार उनके अंतिम, तो अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। वो कैवें थे? 24वें थे। इसके पहले अर्थात यानी 23वें के बारे में पूछा जा रहा है, तो 23वें कौन थे? ठीक है, तो जैन मतानुसार अंतिम तीर्थकार यानी अंतिम तीर्थकार के पहले कौन तीर्थकार थे? तो पार्श्वनाथ थे, क्योंकि पार्श्वनाथ थे जो 23वां तीर्थकार थे और अंतिम इसके थे जो आपका 24वां थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्श्वनाथ। याद रखिएगा 23वें थे ये। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 37 का राइट आंसर हो जाएगा, गेस करें क्या होगा? ये 5वें गुरु थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, सिख धर्म से या जैन धर्म से? गेस करें। 38 का हो जाएगा आपका क्या? इस्लाम धर्म से हुआ है। ठीक है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? तो आपका इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या था? अहिंसा था, एकेश्वरवाद था, भजन कीर्तन था या अवतारवाद था? तो देखिए आपका जो वैष्णव धर्म था इसका जो मूलभूत सिद्धांत था आपका अवतारवाद था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 39 का। अब चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर चालू है कि अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? गेस करें। अनुव्रत शब्द है जो किस धर्म से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स? तो आपका ये जो हो जाएगा आपका जैन धर्म से जुड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। चलिए सवाल नंबर 41 इसका सबको आंसर पता होना चाहिए। शून्यवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो नागार्जुन को। चलिए सवाल नंबर 42 को देखते हैं कि महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? देखिए ये प्रश्न को घुमा कर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले महर्षि कपिल किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो 42 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, साख्य दर्शन। पूछा सकता है साख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, तो हो जाएगा आपका महर्षि कपिल। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं कि विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? विषु पर्व कहाँ मनाया जाता है? गेस करें। आपका केरला राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखिए। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गेस करें। कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में, द्वारका में? रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरी में मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 45 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट है कि थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो गेस करें फ्रेंड्स किसके द्वारा मनाया जाता है, किस समुदाय के द्वारा? तमिल, तेलुगु, मराठी या मलयालम? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल समुदाय के द्वारा थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि भारत के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। थाईपुसम उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। देखिए ये सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका थाईपुसम त्योहार है जो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है तो उसमें किस भगवान की पूजा होती है? तो आपका मुरुगन की पूजा होती है, भगवान मुरुगन की पूजा होती है। तो याद रखिएगा थाईपुसम त्योहार तमिल समुदाय के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 46 को देखिए। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मखली गोसाल। सवाल नंबर 47 को देखिए फ्रेंड्स कि लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये भी देखिए बार बार पूछा जाता है। तो लोकायत दर्शन का प्रतिपादक कौन था? सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चवार्क। ठीक है, चारवाक। ठीक है हाँ फिर तो सवाल नंबर 48 को देखिए। सवाल नंबर 48 आपका है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है, उपराज्यपाल द्वारा होता है, गृह मंत्री द्वारा होता है या तो प्रशासक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित प्रश्न आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। अभी मनोज सिन्हा को वहां पर नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि आपका जो उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर का? तो मनोज सिन्हा को किया गया है। और यही प्रश्न है कि संघ शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के प्रशासक को किस नाम से जाना जाएगा? तो उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वतीय वन होता है, उष्णार्ध सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन या उष्णार्ध पतझड़ वन? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स भारत में देश के सर्वाधिक यानी भारत में, ठीक है, तो भारत में से जो सबसे ज्यादा वन पाया जाता है फ्रेंड्स वो किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो आपको पतझड़ वन, ठीक है, उष्णार्ध पतझड़ वन पाया जाता है। अब भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? इसका जवाब हमें कॉमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, भारत के में सबसे ज्यादा वन किस
प्रदेश में पाया जाता है, यानी किस राज्य में पाया जाता है ये बताइएगा। ये सवाल तो आप समझ गए होंगे कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो आपका पतझड़ वन पाया जाता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार किस राज्य में है, तो इसका जवाब हमें आप कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए आपका जो 3 जनवरी का बिहार ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, उसके लिए सब जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझने वाले सभी विद्यार्थी समझते हैं, क्योंकि जीके जीएस जो कॉमन होता है फ्रेंड्स, इसको जितना ज़्यादा पढ़ें, आसान से आसान पढ़ें, हार्ड से हार्ड पढ़ें, यानी जितना ज़्यादा सिलेबस को कवर रखिएगा उतना अच्छा आपको जीके होगा। और जीके 2-4 दिन में तैयारी नहीं होती फ्रेंड्स, आप देखिए कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तो 5 महीना 6 महीना साल भर बाद में एक बहुत अच्छा आपका बेस बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। किधर से भी क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स तो आप उसको ऑप्शन से भी छाट के मार सकते हैं, यानी कि आपको उतना कैपेसिटी हो जाएगा कि आप सही सही मार के आ सकते हैं। तो देखिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि 1-2 वीडियो देखने से नहीं होगा, कंटिन्यू पढ़ते रहें, रोज देखते रहें, कुछ ना कुछ डेली याद होगा, लेकिन कंटिन्यूटी बनाते रहिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स वेबसाइट का, उस पर जाकर के बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।